बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो कल कंसेप्ट पढ़ चुके हैं मोल, एवोगैड्रोस नंबर और मोलर वॉल्यूम, हम उसे आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें बच्चों कि हमारे पास 1 मॉलिक्यूल है, किसका? वाटर का। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये कह दें कि हमारे पास 1 मोल वाटर है, तो इसका मतलब बच्चों ये है कि असल में हमारे पास 2 मोल ऑफ H एटम्स है और 1 मोल ऑफ O एटम्स है। अब हम जानते हैं कि 2 जो है ये तो वैसे का वैसा है, और जब हम कहेंगे मोल ऑफ H एटम्स तो इसका मतलब होगा 6 × 10⁻23। तो टोटल H एटम्स इन 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल हो जाएंगे 2 × एवोगैड्रोस नंबर। इसी तरह जब हम कहते हैं 1 मोल ऑफ O एटम्स, तो 1 मोल का मतलब क्या है? 1 मोल का मतलब है 6 × 10⁻23 एटम्स। तो हमें क्लियर हुआ एक कंसेप्ट कि अगर हम कहते हैं एक मॉलिक्यूल है किसी चीज का, तो वो कुछ और बात है, और जब हम कहते हैं एक मोल है तो वो कुछ और बात है। अब देखें एक और एग्जाम्पल है, थोड़ा सा अंदाज हमने बदल दिया है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 18 ग्राम वाटर है। हम पढ़ चुके हैं कि वाटर का मोलर मास 18 है। जब हम उसे एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में तो वो बन जाएगा 1 मोल। तो ये 1 मोल ऑफ वाटर यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर है। अब चूंकि 1 मोल है तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? एवोगैड्रोस नंबर। जबकि एक वाटर का अगर मॉलिक्यूल हो तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, जबकि वाटर का 1 मोल हो तो उसमें 2 मोल हाइड्रोजन एटम है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि 2 तो वही आ गया, मोल क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। तो इसका मतलब हाइड्रोजन एटम्स हैं 2 × एवोगैड्रोस नंबर। अब वाटर के एक मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन होता है, 1 मोल में 1 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। अब 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे 98 ग्राम ऑफ H2SO4 है। अब चूंकि H2SO4 का मोलर मास 98 है, जब हम इसको ग्राम में शो करेंगे तो ये 1 मोल होगा। अब इसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम्स हैं इनके 2 मोल होंगे। 2 मोल का मतलब 2 × एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। इसी तरह ऑक्सीजन के 4 मोल्स होंगे यानी 4 × एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, जबकि सल्फर का 1 मोल होगा यानी जस्ट एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सल्फर। अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड की, लेकिन कब है? जब हम उसे वाटर में डाल के कंप्लीटली डिसोसिएट कर देते हैं इनटू इट्स आयंस। देखिए अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें तो H2SO4 जब वाटर में डाला जाता है तो ये आयोनाइज होके 2H+ और SO4 -2 बनाता है। अब H2SO4 जब 1 होगा तो H आइन 2 होंगे
और SO4 -2 1 होगा। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रेशियो है H2SO4 और उससे बनने वाले आयंस की। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम 98 ग्राम लेते H2SO4 का, तो जिसे हमने पहले डिस्कस किया कि वो तो 1 मोल होता है, लेकिन अब हम 98 की बजाय 9.8 ग्राम ले रहे हैं, तो अब ये 98 से 10 गुना कम है। इसका मतलब अगर ये पहले 1 मोल था तो 1 का 10 गुना कम क्या होता है, 0.1 मोल। तो अब ये H2SO4 के 0.1 मोल है। बहुत आसान सी बात कि गौर से देखिए, हम यहाँ पे कुछ ये कहना जा रहे हैं। देखिए जब H2SO4 1 मोल होता है तो H आयन 2 मोल होते हैं। अब चूंकि हमने अभी कहा कि H2SO4 1 मोल नहीं है बल्कि वो 0.1 मोल है, तो H आयन 2 मोल नहीं होगा बल्कि 0.2 मोल होगा। अब देखिए 0.2 और मोल, ये 0.2 वैसे का वैसा और मोल किसके बराबर होता है, एवोगैड्रोस नंबर के। तो इसका मतलब H2SO4 जब कंप्लीटली डिसोसिएट होगा इन वाटर और उसके 9.8 ग्राम या 0.1 मोल होंगे, तो उसमें H आयन के 0.2 मोल या 0.2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 आयन्स होंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सल्फेट आयन्स की, तो चूंकि जब H आयन 2 बनते हैं तो सल्फेट आयन 1 बनता है, तो लिहाजा जितनी तादाद हाइड्रोजन आयन की होगी सल्फेट आयन्स की तादाद उसकी हाफ होगी। अब देखिए चूंकि H प्लस आयन 0.2 मोल थे तो सल्फेट आयन 0.1 मोल होंगे। H प्लस आयन 0.2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर थे तो सल्फेट आयन उसका हाफ यानी 0.1 इंटू एवोगैड्रोस नंबर होंगे। अगली बात, अगर हम टोटल पॉजिटिव चार्जेस की बात करें तो देखिए चूंकि एक जो H है उस पे +1 का चार्ज है, तो चूंकि 2 H हैं, H प्लस हैं, तो टोटल +2 का चार्ज होगा। लेकिन ये तब होगा जब एक H2SO4 हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं H2SO4 का 1 मोल नहीं है बल्कि 0.1 मोल है। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब H2SO4 1 तो H प्लस 2, लेकिन जब H2SO4 0.1 तो H प्लस 0.2। इसी तरह अगर H2SO4 1 तो सल्फेट आयन 1, लेकिन अगर H2SO4 0.1 तो सल्फेट आयन भी 0.1 होंगे। तो अब टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर की बजाय 0.2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर होंगे। और इसी तरह टोटल नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, वो भी ऐसे होंगे क्योंकि एक सल्फेट बना तो उस पर -2 है। अब नेगेटिव चार्जेस भी 0.2 हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी +2 हैं, यानी दोनों की तादाद बराबर है। तो ये भी कितने होंगे, 0.2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि हमने कहा एक सल्फेट के ऊपर ही -2 है और 2 H प्लस हों तो उस पे मिला के +2 होता है। तो याद रखिए जब भी कोई स्पीशी वाटर में डिसोसिएट होती है इनटू इट्स आयन, तो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस की तादाद हमेशा बराबर ही रहती है। इसी तरह अगर हम H प्लस आयन का मैस देखें तो गौर से देखिए, जब H2SO4 98 ग्राम होता यानी 1 मोल होता तो H प्लस का जो मैस है वो 1.008 का डबल होता। लेकिन चूंकि अब H2SO4 1 मोल नहीं है, 0.1 मोल है, तो H आयन का मैस वो 1.008 का 2 टाइम्स नहीं होगा बल्कि 0.2 टाइम्स होगा। इसी तरह अगर हम सल्फेट आयन्स का मैस देखें तो गौर कीजिए, जब H2SO4 98 ग्राम होता है तो सल्फेट आयन 96 ग्राम होता है। अब चूंकि इसका 9.8 ग्राम है तो इसका
9.6 ग्राम होगा, यानी 96 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.1 से, जैसा कि ये नजर आ रहा है। अगर हम कंसेप्ट ऑफ मोल, एवोगैड्रोस नंबर और मोलर वॉल्यूम को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, एक्सटेंड करें, तो उसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास है 1N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। देखिए हमने पढ़ा था कि जैसे N2 है तो उसमें एक N का मैस 14 है, तो N2 का 28 होगा। अगर हम 28 के साथ ग्राम लिख दें, यानी इसके मॉलिक्यूलर मैस को ग्राम में शो कर दें, तो हमने पढ़ा ये 1 मोल हो जाता है। अब चूंकि N2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह चूंकि ये गैस है तो इस पे मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट भी अप्लाई होगा, यानी इसमें 1 मोल गैस है तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट STP होगा। इसी तरह अगर हम बात करें H2 की, तो H2 का मैस होता है 2। जैसे ही हमने 7 ग्राम लिखा तो ये हो गया 1 मोल। अब 1 मोल है तो H2 भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिहाजा इसके 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। और ये भी चूंकि गैस है तो इस पे भी मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो 1 मोल कोई भी गैस हो तो उसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट STP। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये H2 नहीं था, ये 3H2 था। इसका मतलब जो भी कुछ हमने यहाँ लिखा है ये सब का कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स, यानी मैस भी 3 टाइम्स, मोल भी 3 टाइम्स, मॉलिक्यूल्स भी 3 टाइम्स और वॉल्यूम भी 3 टाइम्स। इसी तरह जैसे NH3 है, N का मैस 14, एक H का 1 तो 3 का 3, टोटल हो गया 17। हम जैसे ही 17 के साथ ग्राम लिखेंगे तो ये भी 1 मोल, और 1 मोल है तो उसमें अमोनिया के एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये भी गैस है तो इस पे भी मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट अप्लाई होगा, यानी अगर ये 1 मोल है तो वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट STP। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अमोनिया 1 नहीं था, 2 था। इसका मतलब ये मैस इतना नहीं होगा, इसका डबल होगा। मोल इतने नहीं होंगे, डबल होंगे। मॉलिक्यूल्स इतने नहीं होंगे, डबल होंगे। वॉल्यूम इतना नहीं होगा, वो भी डबल होगा। अब जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो एरो के जो लेफ्ट साइड पे चीज़ें होती हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, और एरो के राइट साइड पे जो होती हैं उन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब हम इस केमिकल रिएक्शन के मुताबिक ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन हो और वो 3 × 6 ग्राम हाइड्रोजन से मिले तो अमोनिया के 2 × 17 ग्राम बनता है। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 3 × 6 ग्राम हाइड्रोजन से मिलता है तो अमोनिया के 2 × 1 यानी 2 मोल बनता है। यूं भी कह सकते हैं कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से मिलता है तो अमोनिया का वॉल्यूम 2 × 22.414 डेसीमीटर क्यूब बनता है। अब ये जो हम कह रहे हैं कि इतना मैस या इतना मोल या इतना वॉल्यूम मिल के रिएक्टेंट्स का, इतना प्रोडक्ट का बनाता है, इतने को इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटेटिव। अब हम असल में पढ़ क्या रहे हैं? रिएक्टेंट्स का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, किसके साथ? प्रोडक्ट्स के साथ। तो केमिस्ट्री में इस चीज से डील करने वाले सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टिशियोमेट्री बोलते हैं। यानी स्टिशियोमेट्री असल में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। अब देखिए ये कौन कौन से रिलेशनशिप हो सकते हैं। जैसे अगर आप रिएक्टेंट्स के मैस को प्रोडक्ट्स के मैस से कंपेयर करें तो हम इसे कहेंगे मैस मैस रिलेशनशिप। आप कहें जी इसके 28 ग्राम, इसके 6 ग्राम, इसके 2 × 1 मोल, तो ये कहलाएगा मैस मोल रिलेशनशिप। इसी तरह रिएक्टेंट्स का मैस हो और प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल हो। जनरली मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोलते हैं, तो ये कहलाएगा मैस पार्टिकल रिलेशनशिप। इसी तरह रिएक्टेंट्स का मैस हो और प्रोडक्ट का वॉल्यूम हो
तो कहलाएगा मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसी तरह अगर हम रिएक्टेंट्स के मोल को उठा लें तो प्रोडक्ट्स के पहले मैस के साथ, फिर मोल के साथ, फिर मॉलिक्यूल के साथ और फिर वॉल्यूम के साथ, तो ये रिलेशनशिप बन जाएंगे मोल मैस रिलेशनशिप, मोल मोल रिलेशनशिप, मोल पार्टिकल रिलेशनशिप और मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसी तरह अगर रिएक्टेंट्स के पार्टिकल यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को उठा लिया जाए तो फिर बारी बारी पहले प्रोडक्ट्स के मैस के साथ, तो ये होगा पार्टिकल मैस रिलेशनशिप, फिर पार्टिकल्स को मोल के साथ तो पार्टिकल मोल रिलेशनशिप, इसी तरह पार्टिकल को पार्टिकल के साथ तो पार्टिकल पार्टिकल रिलेशनशिप, और इसी तरह पार्टिकल को वॉल्यूम के साथ तो पार्टिकल वॉल्यूम रिलेशनशिप। रिएक्टेंट्स के वॉल्यूम को फिर इन सबसे रिलेट कर देते हैं, क्वांटिटेटिवली डिस्कस कर लेते हैं, तो रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम और प्रोडक्ट्स का मैस, तो ये कहलाएगा वॉल्यूम मैस रिलेशनशिप, फिर वॉल्यूम मोल रिलेशनशिप, इसी तरह वॉल्यूम पार्टिकल रिलेशनशिप, और फिर होगा हमारे पास वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। देखिए कौन सी लिमिटेशंस हैं, उनमें से एक लिमिटेशन ये है कि भाई जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो हमें रिएक्शन की कंडीशंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। जैसे अब ये एक रिएक्शन है, हमें इसको देख के पता नहीं चल सकता कि ये कितने टेम्परेचर पे होता है, कितने प्रेशर पे होता है, सनलाइट में होता है, डार्कनेस में होता है, तो ये कंडीशंस हैं, तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कंडीशंस का पता नहीं चलता। दूसरा, हमें रेट ऑफ रिएक्शन भी नहीं बताती बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मसलन इस रिएक्शन को देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये रिएक्शन 2 घंटे में हुआ होगा या 2 साल में हुआ होगा। कोई रिएक्शन जितना जल्दी होता है वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, कितना देर से होता है वो भी उसका रेट ऑफ रिएक्शन है। जल्दी हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, देर से होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। इसी तरह देखिए ये रिएक्शन है, कार्बन सॉलिड प्लस 2Cl2 गैस गिव्स CCl4 लिक्विड। देखने में ऐसे लगता है कि ये रिएक्शन होता है, लेकिन असल में ऐसा रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि आप सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं कि क्लोरीन CCl4 बनाता है, पर कार्बन के साथ रिएक्ट करके नहीं, बल्कि CH4 के साथ रिएक्ट करके। इसका मतलब एक और लिमिटेशन कि हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसे रिएक्शन के लिए भी लिख सकते हैं जो कभी होता ही नहीं है। इसी तरह ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के हम रिएक्शन का मैकेनिज्म भी नहीं बता सकते, तो ये एक और लिमिटेशन। अब इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमने कुछ बातें फर्ज कर ली हैं जिन्हें हम कहते हैं अजम्पशंस। अब ये अजम्पशंस क्या हैं? ये अजम्पशंस ये हैं कि मसलन हम फर्ज करते हैं कि सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि ये जो अमोनिया बनने का रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन, इसमें कभी भी ये सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट ही नहीं होता। तो अगर हम वैसा रियल वाली बात करेंगे, अज्यूम नहीं करेंगे ये, तो फिर ये सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 3 into 2 ग्राम हाइड्रोजन से मिलके अमोनिया के 2 into 17 ग्राम कभी भी नहीं बनाएगा। लेकिन अगर हम ये कह दें कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब ये बात सही होगी। इसी तरह साइड रिएक्शंस होते हैं, मसलन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किसी कंडीशन पे मिलके जहां अमोनिया बनाते हैं तो कहीं वो हाइड्राजीन भी बनाते हैं, N2H4 भी बनाते हैं। लेकिन अब अगर ऐसा हो तो फिर जितने जितने ग्राम नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कहे हैं ये मिलके कभी अमोनिया के इतने ग्राम बना ही नहीं सकते। लेकिन अपनी इस कैलकुलेशन को सही करने के लिए हमने क्या कहना, हमने कहना नहीं भाई कोई साइड रिएक्शन नहीं होता। इसी तरह लॉज कौन कौन से ओबे होने चाहिए स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, आपको पता ही है, पहले ही हमने डिस्कस किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए या इन रिलेशनशिप्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्ज किया हमारे पास 14 ग्राम N2 है, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन से ट्रीट करते हैं। सवाल ये है कि मैस ऑफ अमोनिया कितना होगा। अब देखिए जो चीज़ गिवन है वो नाइट्रोजन का मैस है और जो अननोन है वो अमोनिया का मैस है। इसका मतलब एक का मैस पता है तो दूसरे का मैस निकाल लेंगे, इसे कहेंगे मैस मैस रिलेशनशिप। जो चीज़ नोन होती है उसे लेफ्ट पे लिखते हैं और जो अननोन है उसे राइट पे। तो नाइट्रोजन का मैस नोन है, लेफ्ट पे लिखा, अमोनिया का अननोन है, राइट पे लिखा।
अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नाइट्रोजन जब 28 ग्राम यूज होता है तो अमोनिया के 2 × 17 ग्राम बनता है। तो अगर ये 1 होगा तो ये 2 × 17/28 होगा। नाइट्रोजन के अगर 14 ग्राम है तो हम उससे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 × 1 = 14, 14 × 2 = 28, 2 2 से कैंसिल, आंसर 17 ग्राम अमोनिया। तो एक का मैस पता था तो दूसरी का भी मैस निकाल लिया, इसे कहते हैं मैस मैस रिलेशनशिप। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन है, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन से ट्रीट किया, मोल ऑफ अमोनिया बताना है। अब ये क्या होगा, मैस मोल रिलेशनशिप। तो नोन चीज क्या है, नाइट्रोजन का मैस, अननोन क्या है, अमोनिया का मोल। तो अब नोन लेफ्ट और अननोन राइट पे लिखेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक नाइट्रोजन के 28 ग्राम बनाते हैं अमोनिया के 2 × 1 मोल यानी 2 मोल। तो जब ये 28 ग्राम है तो ये 2 मोल है, ये 1 ग्राम है तो ये 2/28 है। अगर नाइट्रोजन के 14 ग्राम है तो इसके क्या होंगे, 2/28 × 14, 14 × 1 = 14, 14 × 2 = 28, 2 2 से कैंसिल, आंसर 1 मोल ऑफ अमोनिया। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चंस में चूंकि गिवन जो चीज थी वो सेम है, लिहाजा जो आंसर है वो इक्वल होना चाहिए। आप देखें पहले मैस ऑफ अमोनिया निकला था 17 ग्राम, इसका मतलब अब अगर इसके मोल निकालने हैं तो आपको तो पता है, पहले ही पढ़ के हैं, 17 ग्राम अमोनिया कितने मोल के बराबर होता है, 1 मोल के होता है ना। तो आप देखें ये आंसर क्या है, 1 मोल। इसका मतलब हमने जितनी बातें की हैं वो सब की सब सही है। अब देखिए कि MCQ है कि हाइड्रोजन बर्न्स इन क्लोरीन टू प्रोड्यूस HCl, द मैस ऑफ क्लोरीन विच रिएक्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज। ये MCAT 2013 का क्वेश्चन है। देखिए अगर हम रिएक्शन लिखें जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की शक्ल में होगा तो ये हमारे पास होगा H2 + Cl2 जो कि बनाएगा 2HCl। इस इक्वेशन के मुताबिक देखिए अगर हाइड्रोजन का क्लोरीन से रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन H2 है तो यानी ये 2 ग्राम होगा, Cl2 एक Cl का 35.5 तो 2 का 71 ग्राम। यही पूछा हुआ था क्वेश्चन में, सिंपल सा, इसमें कोई और लंबी चौड़ी बात नहीं है। सो द आंसर विल बी डेल्टा। अब ये जो स्टिशियोमेट्री का कंसेप्ट है इसको हम रिलेट करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट से। तो इसके लिए हम फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस की थी। अब गौर से देखें, लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम कई तरह से समझ सकते हैं। मसलन आपको नजर आ रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के हवाले से। सबसे पहले देखें लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। एक ऐसा रिएक्टेंट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट कौन सी, देन स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट, वो जो स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट थी उससे कम होगा, और कंज्यूम्स अर्लियर, पहले ख़त्म भी हो जाता है, और कंट्रोल करता है किसको, प्रोडक्ट को, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक ऐसा रिएक्टेंट जो स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट से कम मिकदार में होता है और पहले ख़त्म हो जाता है और वो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल भी करता है, हम उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। अभी जो हमने रिएक्शन देखा वो रिएक्शन क्या था कि N2 + 3H2 और बनता क्या है 2NH3। अब हम मैस के लिहाज से लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट समझते हैं। देखिए इसके मुताबिक N2 है तो 28 ग्राम, 3H2 है, एक H2 का 2 तो 3H2 का 6 ग्राम हाइड्रोजन मिलता है तो अमोनिया के 2 मोल, या जो भी आप मैस, वॉल्यूम, पार्टिकल जिसके साथ मर्जी रिलेट कर लें। अब अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सा रिलेशनशिप देखें तो देखिए अगर मैं इन दोनों को 6 पे डिवाइड कर दूं तो ये तकरीबन 6 1 = 6 और ये 6 5 = 30, यानी ये तकरीबन 30 के करीब है। तो ये रेशो जो बनेगी ये तकरीबन बनेगी 1:5। मतलब जब हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है तो नाइट्रोजन को तकरीबन 5 ग्राम होना चाहिए।
अगर ऐसा होगा तो इनमें से ना कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा ना कोई एक्सेस। लेकिन इस रेशो के लिहाज से जिसे जितना होना चाहिए, अगर उससे कम होगा तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और अगर वो उससे ज़्यादा होगा तो वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास नाइट्रोजन भी 10 ग्राम है, हाइड्रोजन भी 10 ग्राम है। सवाल ये है कि हमने बताना है कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट। देखें, अगर हम बात करते हैं इस रेशो की, तो देखिए हमने अभी कहा था कि जब हाइड्रोजन 1 होता है तो नाइट्रोजन को तकरीबन 5 टाइम्स होना चाहिए। यानी अब जब आपके पास हाइड्रोजन 10 ग्राम है तो इसका 5 टाइम्स, मतलब कितना होना चाहिए नाइट्रोजन को? 50। पर ये तो 50 से कम है, तो जो जितना होना चाहिए उससे कम हो तो हम उसे क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। जबकि अब हम ज़रा उल्टा कंपैरिजन करते हैं कि जब ये 5 होता है तो ये 1 होता है, यानी इससे 5 गुना कम है। तो अगर ये 10 है तो इसका 5 गुना कम तकरीबन कितना बनेगा? 2। लेकिन आप देखें ये तो 10 है, यानी 2 से ज़्यादा है। तो जो जितना होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा हो तो हम उसे कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं बच्चों, हमारे पास एक सादा सी एग्जाम्पल है, 2H2 + O2 बनता है 2H2O। अब हम मोल के लिहाज से लिमिटिंग रिएक्टेंट को इसमें समझ लेते हैं। अब आप देखें असल में रेशियो क्या है मोल्स की, कि जब हाइड्रोजन के 2 मोल हैं तो ऑक्सीजन का 1 मोल है। अब मैं ये कहता हूँ कि सपोज हमारे पास इसके भी 5 मोल हैं और इसके भी 5 मोल हैं। ये कौन सी वैल्यू है? गिवन वैल्यू। सवाल वही है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है और एक्सेस रिएक्टेंट। देखें इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जब हाइड्रोजन के 2 मोल्स होते हैं तो ऑक्सीजन का 1 मोल यूज होता है, यानी हाइड्रोजन से आधा। तो देखें जब हाइड्रोजन के 5 हैं तो ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए? इसके होने चाहिए आधे, यानी 2.5। लेकिन आप देखें ये तो 5 है, ये 2.5 से क्या है? ज़्यादा। तो ये क्या होगा? ये कहलाएगा एक्सेस रिएक्टेंट। इसी तरह देखें अगर हम ये कहते हैं कि भाई ये ऑक्सीजन जब 1 होता है तो हाइड्रोजन कितना होता है? 2, यानी उससे डबल। तो अब अगर ये 5 है तो इसे उसका डबल यानी कितना होना चाहिए? 10। पर ये कितना है? ये तो 5 है, 5 मतलब 10 से कम है। तो जो जितना होना चाहिए उससे कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। अब देखें हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की सिग्निफिकेंस देखने जा रहे हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसके 2 बड़े फायदे हैं। देखिए वो 2 बड़े फायदे कौन से हैं? फर्ज किया कि मैं ये कहता हूं कि आप में से एक बच्चा है और उस बच्चे का नाम है अमजद। अब वो पढ़ता नहीं है सही तरह। अगर नहीं पढ़ता तो उसका ना उसके माँ बाप को कोई फ़ायदा है ना मुल्क को कोई फ़ायदा है। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में बिजली की कमी है, अगर हम इस अमजद को आग लगा दें और आग लगा के जो उससे बने हीट एनर्जी हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बना लें। अब जब हम उसकी हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर चाहे वो जितना भी फजूल था, मुल्क या कौम को कुछ ना कुछ तो उसका फ़ायदा होगा। अब देखिए बच्चों सिचुएशन 2 है। सिचुएशन 2 क्या है? हम ये कहते हैं कि हमारे पास ना 2 कमरे हैं, दोनों कमरे एक जैसे हैं। अब एक कमरे में हम अमजद को रूटीन में रख के और उसे बर्न कर देते हैं, और वहाँ क्या है? वहाँ हमारे पास है एयर। अब एक कमरे में हमारे पास क्या है? एयर। एयर की प्रेजेंस में अमजद को हम बर्न कर देते हैं। और दूसरी सिचुएशन ये है कि अमजद को एक कमरे में बंद करते हैं और वहाँ से जितनी भी एयर थी सारी की सारी एयर बाहर निकाल लेते हैं, और जितनी एयर निकालते हैं उतनी ऑक्सीजन भर देते हैं।
और फिर आग लगा देते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बताएं अमजद को जल्दी आग कहाँ लगेगी, आप यकीनन कहेंगे इस रूम में। क्यों कि यहाँ ऑक्सीजन जो है वो एयर में ऑक्सीजन की निस्बत इन एक्सेस है, लिहाजा यहाँ जो अमजद होगा वो एक्ट करेगा एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। मतलब क्या हुआ, एक बड़ा फायदा कि इससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, ये एक बड़ा फायदा। दूसरा फायदा क्या होगा, देखिए जैसे हम रूटीन में सर्दियों में बोन फायर करते हैं तो होता यह है कि आखिर में लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं जिन्हें आग नहीं लगी होती। अब मुझे बताइए कि अमजद का किस कमरे में चांस है कि मसलन नाखून बचे होंगे उनको आग नहीं लगेगी, एयर वाले कमरे में या ऑक्सीजन वाले में? तो आप कहेंगे एयर वाले कमरे में। इसका मतलब अगर उसकी उंगलियां या नाखून बच गए तो सोचें मुल्क का फायदा हुआ या नुकसान? भाई नुकसान हुआ ना, आप बिजली बनाने से रह गए। लिहाजा अब जब आप जहां लिमिटिंग रिएक्टेंट का और एक्सेस रिएक्टेंट का कंसेप्ट यूज कर रहे थे वहां उसके बचने का कोई चांस नहीं है। और जब नहीं चांस तो इसका मतलब यह है कि मुल्क और कौम के लिए बिजली ज़्यादा बनेगी और हमारा नुकसान जो है वो कम से कम होगा। या हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है वो वेस्ट नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा? वेस्ट नहीं होगा, यानी सारा जल जाएगा और उससे क्या बन जाएगी? उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के दो बड़े फायदे, एक इससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा इससे जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट होता है वो ज़ाये नहीं होता। अब यील्ड को भी हम इससे रिलेट कर देते हैं। देखिए यील्ड क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की अमाउंट बनती है उसे यील्ड कहते हैं। यील्ड तीन तरह की होती है, एक एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल यील्ड, यानी हम वाकई एक्सपेरिमेंट करें और नाइट्रोजन के 28 ग्राम हाइड्रोजन के 6 ग्राम यूज करें और चेक करें कि अमोनिया कितने ग्राम बनता है, तो वो जो यील्ड होगी वो कहलाएगी एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल यील्ड। दूसरी कौन सी है? थ्योरेटिकल यील्ड। ये क्या है? ये वो यील्ड है जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकालते हैं। जैसा अभी हम पढ़ के आए थे कि जी 14 ग्राम नाइट्रोजन से कितने ग्राम अमोनिया बनती है, तो हमने कहा था जब ये 28 है तो ये 2 × 17 ग्राम है, जब ये 1 थी तो ये हमारे पास 2 × 17/28 और जब ये 14 थी तो ये 2 × 17/28 × 14। तो हमने देखा कि हमारे पास जो आंसर आया वो कितना था? 17 ग्राम अमोनिया। वो कहाँ से कैलकुलेट की थी? इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो ऐसी यील्ड को क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड। अब जो एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल यील्ड होती है वो थियोरेटिकल यील्ड से हमेशा कम होती है। आपको पता है क्यों होती है? अभी पढ़ के आते हैं, बाज़ों का साइड रिएक्शन हो जाता है, या जो बंदा काम कर रहा है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, या जो आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं लैब के अंदर जैसे क्रोमेटोग्राफी है, सब्लिमेशन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, वॉशिंग है, वो आपने सही तरह से नहीं की तो जितना प्रोडक्ट होना चाहिए उससे क्या होगा? कम होगा। एक तीसरी यील्ड होती है जिसे परसेंटेज यील्ड कहते हैं। अब जिस तरह किसी के परसेंटेज मार्क्स, फर्ज के एक बच्चे के 90% है और एक के 9% है, तो किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी? 90% वाले मार्क्स वाले बच्चे की। इसी तरह दो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक शख्स किसी प्रोडक्ट की अमाउंट की जो यील्ड है उस लिहाज से 90% बनाता है, एक 9% बनाता है, तो जो एफिशिएंसी है किसकी ज़्यादा होगी? 90% वाले की। तो जिस तरह आप मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, ऊपर ऑब्टेन्ड मार्क्स नीचे टोटल मार्क्स, मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से, तो ये भी ऐसे होगा। ऊपर कौन सी यील्ड? एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल यील्ड होगी, नीचे थ्योरेटिकल यील्ड और इनटू 100, इस तरह हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज यील्ड। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जी? ये 2012 के एमकैट का क्वेश्चन है कि हमारे पास 8 ग्राम्स यानी 4 मोल्स हाइड्रोजन है और ये 2 मोल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर बी फॉर्म्ड? अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। क्या है इक्वेशन? 2H2 + O2 बनता क्या है? 2H2O। देखिए ये है बैलेंस्ड इक्वेशन कि जब H के 2 मोल O के 1 मोल से मिलते हैं तो वाटर के 2 मोल बनते हैं। अब जो चीज हमारे पास गिवन है वो क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल, और जो अननोन है वो किसके है? वाटर के मोल। अब
चूंकि हमें H2 के 4 मोल्स और O2 के 2 मोल्स दिए हुए हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन सा एक्सेस है। कंट्रोल कौन करता है, अभी पढ़ के आया था लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जरा गौर से देखें, जब ऑक्सीजन 1 होता है तो हाइड्रोजन 2 होता है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल होता है मोल्स में। अब देखें इसके 2 हैं तो इसके कितने होने चाहिए, यानी इसका डबल 4, तो ये तो 4 ही है, इसका मतलब जितना होना चाहिए उतना ही है, तो फिर ये लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट नहीं है। दूसरी बात, अब उल्टा कंपैरिजन करते हैं। देखिए जब ये 2 होता है तो ये कितना होता है, 1, यानी उसका आधा। तो अगर ये 4 है तो ये 4 का आधा यानी कितना होना चाहिए, 2 थे तो 2 ही है, तो जितना होना चाहिए उतना ही है। तो इसमें ना कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना कोई एक्सेस रिएक्टेंट। फिर तो बड़ी आसान बात है कि जिससे मर्जी कंपैरिजन कर लें प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट के मोल आएंगे वही बनेंगे। देखिए इक्वेशन के मुताबिक अगर हम हाइड्रोजन को वाटर से कंपेयर करें तो जब हाइड्रोजन के 2 मोल होते हैं तो वाटर के भी 2 होते हैं। जब हाइड्रोजन का 1 होगा तो ये 2/2 मोल होंगे। अब हाइड्रोजन के चूंकि 4 मोल्स हैं तो 2/2 × 4 यानी कितने मोल, 4 मोल। तो दिस विल बी द आंसर। तो आंसर कौन सा हुआ, आंसर इज चार्ली। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन है, वो 8 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। विच ऑर्डर इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट रिस्पेक्टिवली। इसके लिए हम फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चलते हैं। देखें ये हमारे पास क्या है, 2H2 प्लस O2 बनता क्या है, 2H2O। अब मैस के लिहाज से देखना है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में मैस दिया हुआ है। देखिए H2 का मैस 2 होता है, 2H2 का 4 ग्राम, O2 का 32 ग्राम। अब इन दोनों को देखिए सिंपल रेशियो ले लेते हैं, जैसे पहले मोल के लिहाज से हम रेशियो लेके आए थे। तो देखिए 4 1 ज़ा 4 और 4 8 ज़ा 32, मतलब जब हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है तो ऑक्सीजन 8 ग्राम यूज होते हैं, यानी उससे 8 गुना ज्यादा। अब हमें जो गिवन वैल्यूज थी वो इसकी भी 8 ग्राम थी, इसकी भी 8 ग्राम थी। अब क्वेश्चन के मुताबिक जब ये 8 ग्राम और 8 ग्राम यूज हो तो हमने देखना है कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट। गौर से देखिए, जब हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन उससे 8 गुना होना चाहिए मैस में। तो आप देखें जब ये 8 है तो ये 8 गुना का मतलब 8 8 ज़ा 64 ग्राम होना चाहिए। तो क्या ये 64 ग्राम है, नहीं, ये तो 64 ग्राम से कम है। तो फिर ये क्या हुआ, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ। इसी तरह अगर हम ये कह रहे थे कि भाई हमारे पास हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन भी 8 है और बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक इनकी रेशो ये थी। अब हम उल्टा कंपैरिजन करते हैं कि जब ये 8 है तो ये उससे 8 टाइम्स कम है, मतलब ये 8 है तो ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पर देखिए ये तो 1 से ज्यादा है, जो ज्यादा है वो क्या कहलाएगा, दैट विल बी नोन एज एक्सेस रिएक्टेंट। तो हमें पता लग गया कि इस इक्वेशन में जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो ऑक्सीजन है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, दैट इज हाइड्रोजन। लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑक्सीजन और एक्सेस रिएक्टेंट हाइड्रोजन। तो लिमिटिंग का जिक्र पहले है, तो लिमिटिंग के लिए हमारे पास ये O2 आ गया पहले, नॉन लिमिटिंग या एक्सेस के लिए आ गया H2। अब एक और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का एक ऐसा फार्मूला जो उस कंपाउंड में मौजूद एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है, वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी वाकई जो असल तादाद होती है एलिमेंट्स की, एटम्स की किसी कंपाउंड के अंदर, उसको शो करने वाला फार्मूला कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे बेंजीन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है,
यानी वाकई इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो ये फार्मूला कहलाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, किसी कंपाउंड का वो फार्मूला जो उसमें सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स को शो करता है, हम उसे इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे ये जो बेंजीन है, इसमें ये 6 और 6 था, तो वो कौन सा बड़े से बड़ा डिजिट है जिस पे डिवाइड करें तो दोनों पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, तो वो 6 है। अगर 6 पे डिवाइड करें तो C भी 1 हो जाएगा, H भी 1। तो ये जो CH है, ये इसका क्या कहलाएगा, इंपेरिकल फार्मूला। अब देखें, ये जो CH है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 6 है, तो क्या आ जाएगा, C6H6। ये CH क्या था, इंपेरिकल फार्मूला। इसे हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 6 से। 6 क्या था, एक नंबर था, तो क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। यानी हमें समझ आ गई कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है किसके, N इनटू इंपेरिकल फार्मूला के। अब अगर हम ये n निकालना चाहें तो इंपेरिकल फार्मूला उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला या उसका मैस ऊपर और इंपेरिकल फार्मूला या उसका मैस नीचे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की। और यही n जब मल्टीप्लाई होगा इंपेरिकल फार्मूला से तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह हमारे पास ग्लूकोज है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। अब इन तमाम डिजिट्स को, बड़े से बड़ा डिजिट जो सब पे डिवाइड कर दे, वो क्या है, 6 है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा CH2O। तो ये जो CH2O है, ये कौन सा फार्मूला है, इंपेरिकल फार्मूला है। अब इस CH2O को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से, तो हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी वही बात कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है किसके, N इनटू इंपेरिकल फार्मूला के। अब ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूला सेम होता है। ये वो होते हैं जिनमें n की वैल्यू 1 हो। देखिए, अगर यहाँ n 1 हो तो 1 इनटू इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, इंपेरिकल फार्मूला बराबर किसके, मॉलिक्यूलर फार्मूला के। जैसे वाटर है, इस वाटर में देखें कि ये जो H और O है, ये पहले ही 2:1 में है, इससे ज़्यादा सिंपल होल नंबर रेशो हो ही नहीं सकते। CO2 भी पहले ही 1:2 में, अमोनिया 1:3 में, 1 से ज़्यादा छोटा होल नंबर है ही कोई नहीं। अब ये जो शुगर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, ये 12 है, H22 है, और जो साथ हमारे पास है ऑक्सीजन 11 है। अब देखिए, कौन सा बड़े से बड़ा डिजिट है जिसपे ये सारे के सारे डिवाइड हो जाए, तो भाई वो 1 नहीं है, इसके अलावा किसी पे हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब 1 किसकी वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी। तो जब n की वैल्यू 1 हो तो मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूला सेम होता है। तो जैसे हमने पहले कहा कि n कैसे आता है, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैस ऊपर आ जाए और इंपेरिकल फार्मूला का मैस नीचे, n, तो n को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इंपेरिकल फार्मूला से, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। याद रखिए, इंपेरिकल फार्मूला हमेशा किस टेक्निक से मालूम किया जाता है, कंबस्शन एनालिसिस से। और जब कंबस्शन एनालिसिस से इंपेरिकल फार्मूला निकाला जाता है तो उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन दैट कंपाउंड। फिर उस परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स को समझते हैं बाय मैस, तो उससे हम हर एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालते हैं। वो कैसे आएंगे, हर एक की परसेंटेज को ऊपर लिखेंगे और उसके मोलर मैस को नीचे उसके मोल आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि जब वो मोल आ जाएंगे तो अब उन मोल्स को, मोल रेशियो को एटॉमिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, कि सब के मोल्स ऊपर लिखेंगे और जो उनमें सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स हैं उन्हें हम नीचे लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास एटॉमिक रेशियो आ जाएगी। और वो एटॉमिक रेशियो अगर होल नंबर में हो तो वही उसका इंपेरिकल फार्मूला होता है। अदरवाइज सबको किसी ऐसे होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद रखें वो कम से कम होना चाहिए, जिससे सब की वैल्यू होल नंबर में आ जाए, तो वो उसका इंपेरिकल फार्मूला बन जाता है। और अगर हमें n पता हो तो या n हम इस तरह निकाल लें, तो हम इस n को इंपेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए, एक क्वेश्चन है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका फार्मूला C3H3O है। अगर इसका मोलर मैस 110 है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। देखिए,
अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो आपके पास जो n है यह है मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैस, और नीचे क्या है, नीचे है एम्पिरिकल फार्मूला का मैस। अब चूंकि हमें बता दिया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैस है 110, एम्पिरिकल फार्मूला का मैस नहीं बताया पर एम्पिरिकल फार्मूला बता दिया। वो क्या है, वो था C3H3O। तो अब देखिए C3 है तो एक C का 12 तो 3 का 36, एक H का 1 तो 3 का 3, एक O है 16 तो 16 और 3 19, 19 और 36 क्या होगा 55। जब आप इसे 55 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 2। ये 2 किसकी वैल्यू है, n की। अब हमने अभी अभी पढ़ा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखिए बच्चों n क्या है, n2 है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है C3H3O। तो अब जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, वो होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो दिस विल बी इक्वल टू C6H6 और O2 C3H6O2। ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो C6H6O2 आंसर इज अल्फा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि एक पॉलीमर है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2 है, जबकि उसका मॉलिक्यूलर मास 28,000 ग्राम पर मोल है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। अब देखिए उसी तरह से हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे, जो क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास ऊपर और एम्पिरिकल फार्मूला का मास कहाँ होगा, नीचे होगा। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास बता दिया कितना है, 28,000 है। एम्पिरिकल फार्मूला का मास नहीं पता, एम्पिरिकल फार्मूला तो पता दैट है CH2। तो C का मास 12, एक H का 1 होता है तो 2 का 2 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 14 हो गया। अब इसको 14 पे डिवाइड करेंगे, 14 1 सा 14, 14 2 सा 28, तो कितने जीरो आ जाएंगे, 2 0, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 2000। यानी अब जो हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब n कितना है, 2000 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला का कितने टाइम्स होगा, 2000 टाइम्स। तो इसी तरह उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था। तो इसमें ऑप्शन कौन सी होगी, एक ही ऑप्शन है इस जैसी, दैट इज डेल्टा। तो इसका आंसर डेल्टा होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।